नमस्कार बच्चों। आज हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों के अंतर्गत अरस्तु द्वारा बताए गए क्रांति के कारणों की विवेचना करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरस्तु ने क्रांति को स्पष्ट करते हुए ये बताया है कि राज्य, शासन और संविधान में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के जो कारण है या क्रांति के लिए उत्तरदायी जो कारण है उनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है: सामान्य कारण, विशेष कारण तथा विशेष प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से संबंधित कारण। अरस्तु के अनुसार सामान्य कारण के 2 प्रकार हो सकते हैं, एक असमानता और दूसरा अन्याय। अरस्तु ये मानकर चलता है या अरस्तु ये बताता है कि सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है और ये महसूस करती है कि शासकों के समान होने के बावजूद भी हमें हमारा उचित अधिकार नहीं मिल रहा है। ये जो असंतोष है, अरस्तु के अनुसार ये असंतोष या समानता की जो लालसा है वो क्रांति को जन्म देता है। स्वयं अरस्तु ने कहा है कि छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए यही वह मनोदशा है जिससे क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है। अन्यायी। अरस्तु का मानना है कि अन्यायी क्रांति का मूल कारण है। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है तथा दूसरे वर्ग को जितना उससे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है तो असंतोष का उदय होता है और यह असंतोष अत्वगंता क्रांति के रूप में प्रकट होता है। विशेष प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में या क्रांति के विशेष प्रकार के कारणों की चर्चा करते हुए अरस्तु कुछ कारणों को इंगित करते हैं। अरस्तु के अनुसार शासकों की धृष्टता या लाभ की लालसा। अरस्तु कहते हैं कि जब शासक वर्ग धृष्टता से वशीभूत होकर जनता के हितों की परवाह किए बिना अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगता है तो उस शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। दूसरा, सम्मान की लालसा। अरस्तु के अनुसार जब शासक किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से योग्यता के बिना सम्मानित करता है या बिना कारण के किसी को अपमानित करता है तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है। घृणा। अरस्तु घृणा को भी क्रांति का एक कारण मानते हैं। अरस्तु के अनुसार धनिक तंत्र में जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक किंतु अधिकार वंचित दरिद्र जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो ऐसे स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। एक अन्य कारण जो अरस्तु बताते हैं वह है विदेशी या विजातीय तत्व। अरस्तु के अनुसार विदेशी या विजातीय तत्व भी क्रांति का कारण बन जाते हैं। यदि राज्यों में रहने वाले विजातीय तत्वों का भावनात्मक एकीकरण न हुआ हो तो राज्य में सदैवी क्रांति की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये विजातीय तत्व विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। क्रांति के विशेष कारणों की चर्चा करने के पश्चात अरस्तु क्रांति के जो तीसरे प्रकार के कारण हैं अर्थात विभिन्न राज्यों या शासन प्रणालियों में मौजूद जो क्रांति के कारण हैं उनकी भी अरस्तु पहचान करते हैं। अरस्तु के अनुसार प्रजातंत्र में क्रांति का विशेष कारण वाग्वीर होते हैं, अर्थात वे व्यक्ति जो वाक कला या भाषण कला में प्रवीण होते हैं वे क्रांति को जन्म देते हैं। अरस्तु के अनुसार ये वाग्वीर या वाक कला में निपुण लोग सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने जोशीले भाषणों से जनता को धनिकों के विरुद्ध भड़काते हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और अंत में उन्हें क्रांति के लिए विवश कर देते हैं। धनिक तंत्र में क्रांति के कारणों की चर्चा करते हुए अरस्तु कहते हैं कि शासकों का सर्वसाधारण के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार, अर्थात धनिक तंत्र में जब शासक वर्ग जनसाधारण के प्रति अन्याय युक्त व्यवहार करते हैं या शासक वर्ग में फूट या दलबंदी पैदा हो जाती है तब धनिक तंत्र में क्रांति होती है। अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र में क्रांति को जन्म देने वाले 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, पद अथवा प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाना, अर्थात पद और प्रतिष्ठा का बहुत कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाना। दूसरा, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अथवा उसका असंतोष। और तीसरा है विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव।
इस प्रकार अरस्तु व्यापक रूप से क्रांति के कारणों की चर्चा करते हैं। अरस्तु द्वारा बताए गए क्रांति के कारण विश्व में जहाँ कहीं भी आधुनिक समय में क्रांतियाँ हुई, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद अवश्य रहे हैं।